from air to glass having refractive index 1.50. The speed of light in vacuum is this, the speed of light in glass is. बेटा स्पीड ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो देखो देखो, अच्छा एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, देखो मैं बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो बेटा, -v/u बराबर दे रखा है अपन को 3, ठीक है ना। कितना दे रखा है बेटा? 3 दे रखा है, ठीक है। अब ये इमेज रियल है, ये इमेज क्या है बेटा? रियल है। रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ये बात तो पता है सभी लोगों को, है ना। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो v = आ गया 3u। लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में रखा हुआ है तो u नेगेटिव होगा, तो बेटा 3 × -10 कर दो, ये आ गया अपने पास में -30 सेंटीमीटर। खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी बेटा? अगेन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डिवाइड कर दो इसको 1.50 से, तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। अगेन ए ऑप्शन करेक्ट आ रहेगा, अगेन ए ऑप्शन करेक्ट आ रहेगा। वेरी गुड बेटा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विच इज गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से। A convex lens forms a real and inverted image of needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस बेटा ये होता है, ठीक है ना। दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। हमें बोला गया है कि एक निडल है कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखी हुई है, ठीक है ना, और इसकी जो इमेज है वो बनती है 50 सेंटीमीटर पे, कहीं यहां पे, ठीक है। क्योंकि इमेज जो है बेटा रियल और इन्वर्टेड बनेगी तो लेंस के दूसरी साइड बनेगी। वर्चुअल इमेज इधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, उल्टा होता है लेंस और मिरर दोनों में, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये यू निकालना है और आपको बोला गया है इमेज जो है उसका साइज ऑब्जेक्ट के ही बराबर है। इमेज जो है उसका साइज ऑब्जेक्ट के ही बराबर है, ठीक है। कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? बताओ बेटा, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, बताओ बताओ बताओ। यहां पे भी बेटा यू कैन यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना। यहां पे भी यू कैन यूज, यहां पे भी यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हो? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस होता है v/u, ठीक है, और ये आ रहा है बेटा 1 के बराबर। लेकिन इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो अपन इसको -1 कर देंगे, तो v = आएगा बेटा -1 के बराबर, क्योंकि बेटा इमेज क्या आ रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, सभी लोगों को पता है ये बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन को कितना दे रखा है? v की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ जरा। अरे v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो इधर वाली साइड नेगेटिव होगी, इधर वाली साइड पॉजिटिव होगी, होगी क्या नहीं होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, होगी ना। अब v की वैल्यू 50 रख दो, v/u बराबर -1 हो गया, तो v की वैल्यू 50 रख दो सेंटीमीटर में, डिवाइड कर दो इसको u से, बराबर आ जाएगा -1। v को पॉजिटिव क्यों रखा है? क्योंकि बेटा उधर की साइड में सारी चीजें पॉजिटिव और v जो है लेंस के उधर है, राइट। अच्छा, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? u की वैल्यू आ रही है अपने पास में -50 सेंटीमीटर। इसको अपन लोग क्या भी लिख सकते हैं? 0.5 मीटर। 100 का भाग दे देंगे तो मीटर बन जाएगा ना, तो आ जाएगा 0.50 मीटर, राइट। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? अब ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, तुम लोगों का एक ऐसे सही आ रहा है बेटा। सेम इमेज बन रहा है, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का ऑब्जेक्ट जो है सेम है बेटा। देखो अगर ये रियल इमेज बन रही है ना और इन्वर्टेड है, रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने 1 को -1 लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? -1 क्यों लिखा है? क्योंकि रियल इमेज जो होती है, ठीक है, उसके केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो मैंने इसको -1 लिख दिया।
v अपॉन यू इज इक्वल्स टू -1 है। v की वैल्यू देखो, v किधर है, लेंस के राइट में है, राइट में सब कुछ पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव 50 लिख दिया, तो u की वैल्यू आ गया हमारे पास में -50 सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, तो -50 सेंटीमीटर या फिर इसको अपन लोग 0.50 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, 0.50 मीटर भी कह सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? बेटा देखो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ही काम में लिया है, उसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, सुन लो जरा ध्यान से। क्या जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ही उसकी इमेज 2f पे बनती है और बराबर साइज की बनती है? सबको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट यहां 2f पे रखा होता है तो उसकी इमेज 2f पे बनती है और बराबर साइज की बनती है। एक ही केस होता है इस लेंस में, जब इमेज का साइज बराबर होता है ऑब्जेक्ट के, वो 2f पे रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगी। अगर इमेज 50 पे रख रही है तो मतलब इधर 50 पे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, 50 सेंटीमीटर पे इधर रखा होना चाहिए था। अब 50 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 50, जो कि अपने पास में है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। आगे का कहानी जो है बेटा कुछ ऐसी है। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने में यूज नहीं किया जा सकता है? प्रीवियस ईयर का ही एमसीक्यू है, पूछा गया था पहले आप सभी लोगों से। चलिए जल्दी बताइए बेटा, कौन सा लेंस है जो यूज किया जाता है, यूज नहीं किया जा सकता मटेरियल, कौन सा मटेरियल है जो यूज नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए? डी ऑप्शन बोल रहे क्ले। क्यों है बेटा? क्योंकि लेंस बनाने के लिए हमें ना ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए? ट्रांसपेरेंट। अब देखो, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, पॉलिथीन जैसे देखी होगी आपने ट्रांसपेरेंट होती है। मिट्टी को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है, मिट्टी को ट्रांसपेरेंट हम नहीं बना सकते, तो बेटा इससे लेंस भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कौन सा मिरर होगा बताओ? फर्क नहीं पड़ता आप मिरर के कहां खड़े हो, कितनी पास और कितने दूर खड़े हो, आपकी इमेज हमेशा ही इरेक्ट आ रही है। मतलब जैसे आप हो वैसी दिखाई दे रही है। इरेक्ट का मतलब अगर ये पेन ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज भी ऐसे बन रही है। इन्वर्टेड का मतलब पेन ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसे बनेगी उल्टी। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज कौन से केस में बनती है? देखो, एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा होता है, हम सीधे खड़े होते हैं, हमें सर ऊपर ही दिखाई देता है, पैर नीचे दिखाई देते हैं, राइट। उसके अलावा एक और मिरर है, कर्व्ड मिरर है, ऐसा जो कर देता है काम। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा छोटी इमेज बनाता है और इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज बनाता है, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बना सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी इरेक्ट इमेज बना सकता है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक? चलिए, वेरी गुड। हाँ, अपना स्कोर नोट करते हुए चलना बेटा, ठीक है ना, सभी के सभी बच्चे, कि कितने क्वेश्चन में से कितने सही कर दिए, कितने गलत किए। कॉनकेव लेंस, बेटा कॉनकेव लेंस ये होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पता है ना सभी लोगों को कॉनकेव लेंस वगैरह के, है ना। बोला गया इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की होती है नहीं होती है? किसकी? कॉनकेव लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, -15 लिख लेना इसे सभी लोग, ठीक है। अब बोला गया है कि इट फॉर्म्स अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से 10 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं और उसके ऑपोजिट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर कीजिए। कई बच्चे सी बोल रहे हैं, कहीं डी बोल रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आएगा, ठीक है। 1/v दे रखा है मुझे, जिसको निकालना है उसका साइन कभी नहीं रखेंगे, जिसको निकालते हैं उसका साइन कभी नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसका साइन अपने आप आता है, जिसको हमें निकालना है ना बेटा, उसका साइन कभी नहीं रखते हैं, उसका साइन अपने आप आ जाता है। जो भी रिजल्ट होता है ना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्या बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? दो मिरर होते हैं, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, जो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं। बेटा ये तब आएगा आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा ठीक से। एमसीक्यूज कब कर सकते हो आप? जब आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, तभी तो क्वेश्चन कर सकते हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना कर दोगे, ठीक। अच्छा, कई बच्चों ने -30 सेंटीमीटर आंसर दिया, मैं देख लेता हूं। v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। v बेटा अपोजिट साइड में है,
ऐसा ही बोला हुआ है ना, कैसा बोला हुआ, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का, इट फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। अच्छा सोचो, सोचो बेटा, सोचना जरा ध्यान से, क्या ये लेंस यहां इमेज बना सकता है? किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्या ये लेंस यहां इमेज बना सकता है? बना सकता है क्या? सोच के देखो, अरे सोच के तो देखो, चलो स्लो पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं बना सकता ना। हाँ, एक बच्चे ने शायद लिखा है कि इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, तो बिल्कुल होगा भाई लेफ्ट साइड में। बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बनाता है। इसके लिए तो देखो ना, यहां से रेज जाएंगी इस तरह से, ठीक है, ये रेज इस तरह से जाएगी तो यही इमेज बन जाएगी, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से लेंस के बारे में पूछ रहा है और वो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कौन से लेंस के बारे में बोल रहा है? कॉन्केव के बारे में बोल रहा है, तो इमेज भी इधर ही बनेगी। अब इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे पेपर में तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो मैं इमेज इधर बनाता, लेकिन ये कॉन्केव है तो मैंने इमेज इधर बनाई, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। और वो इमेज ऑब्वियस सी बात है, इरेक्ट इमेज और छोटी इमेज होगी, जो इरेक्ट जो इमेज होगी वो बेटा क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज है मतलब पीछे ही बन जाएगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन जाएगी, रियल नहीं बनेगी, रियल नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा तो बेटा v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -10, क्योंकि v ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में है, राइट। तो इधर सब कुछ नेगेटिव है, तो v की वैल्यू हमने -10 कर दी। -1/u, u हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा 1/-15। तो -1/u विल बी इक्वल्स टू 1/-15, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो +1/10। ऐसा ही है क्या बेटा? ऐसा ही है क्या भाई? ऐसा ही है क्या? क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक की बात कोई दिक्कत नहीं। लेंस का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, उस फॉर्मूला से हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है बेटा, u की निकालना चाह रहे हैं, v की वैल्यू -10 रख दिए, f की वैल्यू -15 रख दिए, ठीक है। ओके ओके, चलो तो इसको सॉल्व करो बेटा, एलसीएम ले लो 30, तो आ जाएगा अपने पास में -2 और +3, ये -1/u की वैल्यू है। तो 1/u की -1/u की वैल्यू, तो -u की वैल्यू उल्टा कर दो, कितनी हो जाएगी, 30/1, 30 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। तो लेंस से 30 सेंटीमीटर पीछे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ताकि उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन जाए। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है एकदम। हाँ बेटा -10 होगा सर, पॉजिटिव में होगा? नहीं बेटा -10 क्यों होगा? देखो ये वाला जो लेंस है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर मैं इस कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूं ना, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है बेटा, कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी होती है, पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो ये हमेशा क्या करेगा, ये लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, अब जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उस साइड सब कुछ नेगेटिव होता है, उसके ऑपोजिट सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट नेगेटिव है, अगर ऑब्जेक्ट राइट में होता है तो राइट नेगेटिव होता है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है वही साइड नेगेटिव हो जाती है लेंस से, ठीक है। अच्छा अब ये वाला लेंस क्या करता है बेटा, ये वाला लेंस हमेशा जो इमेज होती है ना उसको ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनाता है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इमेज कहीं यहां बन जाएगी, और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है ना, उसको नेगेटिव में 10 लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना नेगेटिव है सब कुछ, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। जिसको निकालना उसका साइन नहीं रखना, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर इज। फोकल लेंथ बतानी है बेटा आपको किसकी, एक लेंस की जिसकी पावर है 2 डायोप्टर। चलिए 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। देयर आर 4 ऑप्शंस, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बच्चे ने कहा है ए, लेट्स सी। बेटा देखो जो फोकल पावर होती है ना वो होती है 1/फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखूंगा तो पावर डायोप्टर में आएगी, ठीक है। अब इसने पावर डायोप्टर में ही दे रखी है, मतलब जो भी यहां से फोकल लेंथ निकल के आएगी वो मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो मैंने फोकल लेंथ इन मीटर लिख दिया 1/पावर, और 1/पावर है -2, तो आ गया -0.5। फोकल लेंथ मीटर में आएगी 0.5। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में आएगी ना वो आ जाएगी -0.5 × 100, यानी कि 50 सेंटीमीटर नेगेटिव में, ठीक है। और ये लेंस कौन सा है बता सकता है कोई? ये लेंस कौन सा है कोई बता सकता है? कौन सा लेंस होगा ये बता सकता है कोई? अरे कौन सा लेंस है कोई बता सकता है क्या?
हाँ बेटा, कौन सा लेंस है बता सकता है कोई? एनीवन? कौन सा लेंस है? नेगेटिव पावर वाला लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव, बिल्कुल सही है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है आपको। मतलब ये बोला हुआ है कि एक रे आई लाइट की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से चली गई, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अब ये कह रहा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है 60 डिग्री। कितना है बेटा? 60 डिग्री। आपको क्या बताना है? आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा सभी लोगों को पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी। तो ये प्लस ये कितना है? 60 डिग्री। तो ये 30 होना चाहिए, भी 30 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा नॉर्मल से? 30 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर and a concave lens of focal length 10 centimeter are placed in close contact with each other। पावर बतानी है इस कॉम्बिनेशन की। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, है ना, एक कॉम्बिनेशन की पावर पूछ रहा है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और एक ऐसे कॉन्केव लेंस है, इसी कॉन्केव लेंस है जो इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है आप लोगों को, पावर बतानी है बेटा। चलो 4 ऑप्शन है। अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस। पावर बतानी है बेटा इस कॉम्बिनेशन की। बताओ बताओ बताओ। एक बच्चा कह रहा -6। लेट्स सी। देखो बेटा, हमें एक चीज पता है कि जो पावर होती है ना इक्विवेलेंट, वो होती है बेटा पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर, सम होती। 3 होते तो तीसरे की भी ऐड कर देता, ठीक है ना। अब पावर डायप्टर में दी हुई है तो फोकल लेंथ को भी डायप्टर में लिखना है। किस में लिखना है? डायप्टर में। अच्छा, अगर मैं इसको डायप्टर में लिखना चाहता हूं P1 को, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1/0.25 मीटर में लिखना है, क्योंकि डायप्टर में कब आएगी पावर? डायप्टर में तब आएगी जब फोकल लेंथ को मीटर में लिखोगे। तो मीटर में लिखूंगा तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये आ जाएगा अपने पास में 4। कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। और P2 अगर मुझे लिखना है तो इस वाले लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो पावर भी नेगेटिव होगी। तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/0.10 नेगेटिव में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में -10। अब देखो, पहले की पावर है 4, दूसरे की पावर है -10, दोनों को ऐड करोगे -6 डायप्टर आ जाएगा। करेक्ट आंसर था जिस भी बच्चे ने -6 आंसर दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर है जिस भी बच्चे ने -6 आंसर दिया है, ठीक है बेटा। इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव। पावर निकालनी है, फोकल लेंथ को मीटर में रखना। अब सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना जानते हो ना सभी लोग। अरे पावर अगर निकालनी है इसकी तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखो, इसकी पावर निकालनी है तो भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखो। यहां से पावर आ जाएगी डायप्टर में, डायरेक्ट ऐड करो, डायप्टर में आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा। लेंस के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस होती तो उसका भी एक फॉर्मूला है, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12। तब फॉर्मूला फोकल लेंथ का लगता 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। d होता दोनों लेंस के बीच की दूरी। खैर ये सवाल आप लोगों की क्लास में, मतलब 10th क्लास के पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो आपके 12th क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएंगे। 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5 डायप्टर एंड -2.5 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। पावर बतानी है कॉम्बिनेशन की। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। सोच के देखो, सोच के देखो बेटा। भाई इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। क्या होती है इक्विवेलेंट पावर? P1 प्लस P2, 2 नंबर को ऐड ही तो करना है। अरे 2 नंबर को ऐड ही तो करना है। कितना आ गया? अब कई बच्चे ऐड करने में भी गलत कर देंगे क्या? 1 डायप्टर आ गया, पॉजिटिव में 1 डायप्टर आ गया बेटा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। देखो बेटा, एक रेयर मीडियम है, लेट्स से ये रेयर मीडियम है,
ये डेंसर मीडियम है। अब देखो आपको मीडियम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रेयर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के कंपैरिजन में कम होता है। रेयर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के कंपैरिजन में कम होता है। तो क्या होगा, अब लाइट जब चलती है ना तो लाइट में तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक होती है स्पीड ऑफ लाइट, एक होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट और एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती है, चाहे लाइट किसी भी मीडियम में घुसे चाहे वैक्यूम में चले। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है बेटा, कभी भी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चेंज होते स्पीड एंड वेवलेंथ। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, ये बनती है स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि v जो है वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। क्यों बेटा? क्योंकि f तो कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया ना, कभी भी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अच्छा हमें पता चल गया v प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अब रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, डेंसर मीडियम में कम होती है, तो सबको पता है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी कोई भी लाइट की रे तो यहां स्पीड कम होगी, ठीक है, और वेवलेंथ भी कम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा स्पीड और वेवलेंथ दोनों प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। तो भाई बी और सी, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी लाइट की जब रेयर से डेंसर में जाएगी, और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस टाइप के मिरर के लिए वैलिड हैं, ये पूछा गया। मतलब किस टाइप के मिरर में आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। चार ऑप्शन है बेटा। अच्छा इसका भी आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल बेटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्शन का लॉ है। मिरर किसी भी शेप का हो, हर मिरर उस रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लाइट आएगी और बेटा जो दो लॉ थे, कौन से लॉ? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और जो अपना नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी, तीनों सेम प्लेन में होंगे, राइट। तो हर तरह के मिरर के लिए अपना जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड है, राइट। चलो नेक्स्ट। फुल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। मतलब एक बहुत बड़ी टॉल का मतलब फुल, टॉल मतलब बहुत बड़ी, फुल लेंथ की कोई इमेज देखना चाहते हो आप, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की इमेज देखना चाहते हो आप, कौन सा मिरर यूज करोगे? बताओ 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 बेटा। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी बहुत छोटी इमेज एक मिरर है जो बनाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेज बना देता है। देखो हमारे पीछे इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, कार में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे पीछे कितने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, लेकिन साइड वाला जो मिरर होता है ना उसमें इतना सा ट्रक नजर आ जाता है। मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इतनी छोटी इमेज भी बनाई जा सकती है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस, भाई इलेक्ट्रिसिटी में घुस चुके हैं हम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, रेजिस्टेंस का नाम देख के इलेक्ट्रिसिटी में घुस चुके हैं। टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब मान लो एक R1 है बेटा और एक R2 है, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। चलो बताओ 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 बताओ, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा यहां से जो करंट आएगी ना, उस करंट का डिवीजन कैसे होगा? करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करंट किसमें ज्यादा जाएगी? उस रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी। सोचो ना आप किस रास्ते पे चलना पसंद करोगे? जहां रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट का भी वही हाल है। आप कहां जाने की कोशिश करोगे? जहां रेजिस्टेंस कम मिलेगा आपको, है ना। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा वहां नहीं जाते हैं ना, तो वहां कम लोग जाते हैं, तो करंट भी कम जाती है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट ज्यादा जाती है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम जाती है, ठीक है। तो बेटा ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है कि ऑप्शन में कि कौन सा रेजिस्टेंस कम है कौन सा ज्यादा है। इसमें बोला हुआ है करंट इन सेम इन बोथ। बेटा जब रेजिस्टेंस अनइक्वल है तो सेम नहीं होगी, अगर रेजिस्टेंस सेम होते तो करंट सेम होती, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई।
करंट इज लार्जर इन हायर रेजिस्टेंस, नहीं भाई, करंट उसमें लार्ज होगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा लिखा हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ, हाँ भाई दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप आएगा वो सेम आएगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है दो पैरेलल रेजिस्टर्स में, डजंट मैटर कि करंट किसमें कितनी जा रही है और रेजिस्टेंस किसका कितना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, तीसरा सही है तो बेटा अपना चौथा ऑब्वियसली गलत ही हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर गिवन n आइडेंटिकल वायर्स, आपको n नंबर ऑफ वायर्स दे रखी है, सुन लो। आइडेंटिकल का मतलब है सेम मटेरियल से बनी हुई है, सेम लेंथ है और सेम ही क्रॉस सेक्शन एरिया है उन वायर्स का, सबका रेजिस्टेंस है R, फिर इनको आपने पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है X, ठीक है। When these will be in connected in series, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो बेटा ऐसा बोला हुआ है कि n नंबर ऑफ वायर्स हैं आपके पास में, उन सभी का रेजिस्टेंस हर एक का R है, आपने उनको पैरेलल में लगा दिया, ठीक है ना, इसको है ना, और ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है n नंबर ऑफ, इनको सबको आपने क्या कर दिया बेटा, पैरेलल में लगा दिया। अब जो इन सभी का इक्विवेलेंट आ रहा है, R इक्विवेलेंट, वो आ रहा है बेटा अपने पास में X, ठीक है। अब अगर हम सारे n रेजिस्टेंसेस हैं उनको पैरेलल में लगाते तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R1 + 1/R2 है ना, n टाइम्स अपॉन R आ जाएगा, n इंटू 1/R यानी कि n टाइम्स बाय R, n/R आएगा इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n, ये तो पता है सभी लोगों को, तो ये X की वैल्यू आ जाएगी R/n के बराबर, ठीक है ना। अरे जितने लगाओगे ना, एक रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को भाग दे देना उससे, एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस को भाग दे देना, किसमें भाग दे देना, जो टोटल नंबर है ना उससे, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस लगाए, जैसे 50 लगाए होते तो एक का रेजिस्टेंस लिखते, 50 का भाग दे देते, ये आ गया इक्विवेलेंट, इसको बोल रखा X। अगर मैं बेटा सीरीज में लगा दूं इन सभी रजिस्टर्स को तो इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में, इक्विवेलेंट आएगा R+R+R यानी कि n टाइम्स R, ठीक है। अब यही पूछा हुआ है कि ये किसके बराबर होगा। अगर मैं बेटा R की वैल्यू वहां से लिखना चाहूं तो n इंटू एक्स लिख सकता हूं, यहां से अगर मैं x बराबर R/n है तो R की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, n इंटू एक्स लिख सकता हूं, तो R की जगह मैंने n इंटू एक्स लिखा और ये मेरे पास में आ गया n²x, बी ऑप्शन करेक्ट है जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है जिन बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या है बेटा, एक वायर है ऐसे आपके पास में, समझना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है, पहले बता रहा हूं, एक बार ढंग से समझ लो, पेपर में आ सकता है ये सवाल, ढंग से समझ लो एक बारी में। एक बेटा वायर है ऐसे मान लो, ठीक है ना, और इस वायर के बारे में आपको एक खास बात बताई गई है, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है ना, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग L है और इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया मान लेते हैं A है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम मान लेते हैं रो है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R दे रखा है तो हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू रो L/A, ये लिखेंगे बेटा। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं हम लेंथ, रेजिस्टिविटी और एरिया की टर्म्स में, रो L/A, ठीक है, लिख दिया हमने इस वायर का रेजिस्टेंस। अब बोला गया कि हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो हमने इसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है ना लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, देखो हमने पार्ट ऐसे किए 5, तो एरिया तो चेंज नहीं किया, एरिया तो चेंज नहीं किया बेटा, हमने सिर्फ लेंथ चेंज की है। अगर इस पूरी वायर का, ध्यान से सुन लो, रेजिस्टेंस R था और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो लेंथ अगर आप 1/5 टाइम्स कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम्स हो जाएगा। तो जो 5 वायर बनेंगी ना, 1 2 3 4 5, इन 5 वायर का रेजिस्टेंस जो होगा, देखो बेटा इसका रेजिस्टेंस अगर मुझे लिखना है R1 तो ये लिखूंगा मैं रो L/5 इंटू A, क्योंकि लेंथ इसकी L/5 हो गई है। अब देखो रो L/A को मैं R लिख सकता हूं, तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस R/5 हो गया, क्योंकि आपने लेंथ 1/5 टाइम्स की तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम्स हो जाएगा, और सारों की लेंथ 1/5 टाइम्स की तो सबका रेजिस्टेंस R/5 एंड R/5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट आ रहा R डैश, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या आ रहा बेटा, इक्विवेलेंट R डैश। अब देखो 5 इक्वल रेजिस्टेंस है, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है,
तो 1/r डैश इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/r1 यानी कि 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ऐसे ही निकालोगे बेटा। तो 1/r डैश आ जाएगा आपके पास में 5 टाइम्स 5/r, यानी कि r डैश आ जाएगा आपके पास में बेटा, कितना आ जाएगा r डैश, r/25। कितना आ जाएगा बेटा, r/25। तो r डैश अपॉन r कितना आ जाएगा, 1/25। यहां से बेटा r डैश अपॉन r कितना आ जाएगा, 1/25। और यही पूछा हुआ था हमें, दिस वॉज आस्क्ड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है और पेपर में आ सकता है, अच्छा सवाल है और पेपर में आ सकता है। बेटा देखो रेजिस्टेंस पहले हमने इसका R मान लिया, वो दिया हुआ है बेसिकली, लेंथ L मानिए, एरिया A माना है। अगर आप किसी वायर को n नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर रहे हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल। आपने लेंथ ही 1/5 कर दी वायर की, तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम्स हो गया, देख लो, है ना। तो सभी की लेंथ 1/5 टाइम्स करिए, तो सभी का रेजिस्टेंस 1/5 टाइम्स हो गया। इनको पैरेलल में लगाया, इक्विवेलेंट निकाल दिया, रेशो आ गया अपने पास में, खत्म। नेक्स्ट, 3 रजिस्टर्स। बेटा देखो 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बताना है। देखो बेटा, एक 2 है, ठीक है, ऐसे, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, और एक बैटरी लगा दी बेटा 10 वोल्ट की। क्या लगा दी बेटा, 10 वोल्ट की आपने लगा दी बैटरी। दिस इज बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ, चलो चलो चलो। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि ये पिछला वाला जो है वो गलत है ना, लेट्स सी इफ दैट इज रॉन्ग, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो। देखो बेटा, मैं इसको लिखूंगा 1/r/5, तो 5 ऊपर चला गया। इसको भी लिखूंगा 1/r/5, तो 5 ऊपर चला गया। तो 5/r 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 5/r, ये क्या हो गया बेटा, 5 टाइम्स 5/r, ठीक है, तो 25 आ गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये r डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/r डैश आ रहा है अपने पास में 25/r, ठीक है ना। तो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो ये आ गया r डैश इज इक्वल्स टू r/25। तो r डैश अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/25 आ गया। बेटा गलत नहीं है, सही है, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, अपनी कैलकुलेशन। वो देखो, अच्छा r/r डैश पूछा है तो उल्टा कर दो, उसमें क्या है। अगर r डैश बाई r पूछा है, r डैश बाई r पूछा है, देखो यहाँ r डैश बाई r लिखा है 1/25। अगर r बाई r डैश पूछेगा तो भाई 25 हो जाएगा। वो इसको मैंने r डैश बाई r पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, r डैश बाई r नहीं पढ़ना है, आपको r बाई r डैश ही पढ़ना है, ठीक है। बट हाँ, जो क्वांटिटी वो निकली हुई है, r डैश बाई r पूछेगा तो 1/25, उल्टा करोगे r बाई r डैश तो 25, ठीक है। हाँ, समझ गए, कई बच्चे समझ गए इस चीज को। चलो, हाँ भाई, ये आपको बोला हुआ है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बताओ बेटा, यस एवरीवन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डी ऑप्शन, अच्छा बिल्कुल सही है बेटा। देखो, जो भी आप चाहे इसको सॉल्व करके निकालो, चाहे से निकालो, पैरेलल में क्या होता है कि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। अब जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस रहेगा, वही इसके अक्रॉस रहेगा, वही इसके, किसी के अक्रॉस भी पूछ ले रहेगा तो वो 10 वोल्ट ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम अ 10 वोल्ट ईएमएफ सोर्स, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। देखो बेटा, 2 एम्पियर की करंट है, ठीक है, किसी कंडक्टर के थ्रू जा रही है। कंडक्टर को आप रेजिस्टेंस मान सकते हो कि कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, राइट, और वो निकल रहे 10 वोल्ट के सोर्स से, मतलब ऐसी कहानी है। ये 10 वोल्ट का सोर्स है और इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। किसी भी रजिस्टर में करंट होती है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये 2 दे रखी है, ये 10 दे रखा है, आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10/2 यानी कि 5 ओम। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन
20 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 0.5 सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स विल बी। वैल्यू बतानी बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की कितनी होगी। क्या बोला हुआ है, चार्ज दिया हुआ है कितना बेटा 20 कूलम, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। चलो जरा बताओ करंट क्या होती है बेटा, करंट क्या होती है, करंट क्या होती है बेटा। अच्छा आंसर आपका पता है, करंट होती है बेटा रेट ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज दे रखा है 20, 0.5 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, ऊपर जाएगा 40 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल है भाई एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे सवाल आपके 1 मार्क में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सभी लोगों को पता है ये बात। सिलेंड्रिकल रॉड इज रीफॉर्म्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ विद नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है पेपर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बोर्ड्स एस्पिरेंट। ये ना सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, बल्कि आप लोगों को 3 या 2 मार्क्स का डायरेक्ट करने के लिए भी आ सकता है, राइट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड वॉज आर, तो न्यू रेजिस्टेंस बताना है। मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड है, चलो मान लो ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसका मैं रो रेजिस्टिविटी मान लेता हूं, लेंथ एल मान लेता हूं, एरिया ए मान लेता हूं क्रॉस सेक्शन का। अब इसमें बोला गया है कि सिलेंड्रिकल रॉड को हमने रिफॉर्म कर दिया ट्वाइस इट्स लेंथ पे। अब अगर हमने इसकी लेंथ को बढ़ाया तो एरिया घटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बोला गया कि चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम। मैंने मान लो इस लेंथ को चेंज कर दिया और इस वायर को चेंज ऐसे किया कि इसकी लेंथ हो गई एल डैश और एरिया हो गया ए डैश। मटेरियल तो चेंज नहीं किया तो रो तो एज इट इज रहेगा भाई, मटेरियल तो चेंज नहीं किया तो रो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिर्फ उसकी लंबाई चेंज की, लंबाई चेंज करोगे तो वायर थोड़ी पतली भी होगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने माना इसकी लेंथ एल डैश हो गई, एरिया ए डैश हो गया। अब वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, वॉल्यूम बेटा इसका कितना होगा ए इंटू एल, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा एल डैश इंटू ए डैश। सुन लो ध्यान से, एल डैश की वैल्यू दे रखी है मुझे ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, एल डैश की वैल्यू 2l हो जाएगा, राइट। तो a इंटू एल इज इक्वल टू 2l इंटू ए डैश, राइट। एल से एल कैंसल आउट हो गया, तो ए डैश की वैल्यू आ गई a/2। एरिया आधा हो गया, जैसे आपने लेंथ को बढ़ाया दुगना किया, एरिया आधा हो गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो हमें बताया कि इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R, तो R को हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं R डैश, तो मैं लिखूंगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो एज इट इज, एल डैश की जगह लिखूंगा 2l और ए डैश की जगह लिखूंगा a/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चला गया, तो ये बन गया अपने पास में 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए। ये रो एल अपॉन ए पुराना रेजिस्टेंस है, तो 4 टाइम्स R हो गया नया रेजिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन सी। जिसका ऑप्शन सी आ रहा है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसका ऑप्शन सी आ रहा है दे आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट है बेटा, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स विच आर देन जॉइन इन पैरेलल। तो न्यू रेजिस्टेंस पूछा, वही फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल। अगर आप वायर को सुन लो ध्यान से, कट करते हो, जितने पार्ट में कट करोगे ना, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस उतना टाइम्स कम हो जाएगा। ये मान लो जैसे आपने 10 पार्ट में कट किया है, तो अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस R था तो 10 पार्ट है ना, उनका रेजिस्टेंस R/10 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 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपने 10 पार्ट में कट किया एक वायर को, एक का रेजिस्टेंस अगर R है, क्योंकि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। लेंथ 1/10 टाइम्स करो तो रेजिस्टेंस भी 1/10 टाइम्स हो जाएगा, तो R/10 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 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको पैरेलल में लगा दिया, मतलब 10 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R/10 के, इनको आपने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो भाई हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R/10, ठीक है। 1/R/10 करूंगा तो 10/R आ जाएगा, फिर ये भी 10/R आ जाएगा, अप टू 10 टाइम्स लिखना है। तो ये 1/R इक्वलेंट जो आएगा ना, वो आ जाएगा 10 टाइम्स 10/R। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा बेटा, R इक्वलेंट आ जाएगा R/100, यानी कि 0.01 टाइम्स R। ऐसा ही आ जाएगा क्या,
ऐसे आ जाएगा क्या? क्लियर है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो वेरी गुड। करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है पेपर में। अगर अच्छा पेपर बनाना हुआ, टफ पेपर थोड़ा, तो अच्छे सवाल आ सकते हैं। तो ये सवाल आ सकता है। क्या कह रहा है बेटा? सुन लो जरा ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो। करंट है, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है 4.8 एम्पियर, ये करंट फ्लो कर रही है। इसमें पूछा गया कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे कंडक्टर से। ठीक है, एक सेकंड में। एक्चुअल में करंट को हम बोलते हैं चार्ज पासिंग पर सेकंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। ठीक है, तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है ना एक सेकंड में, वो ही है ये 4.8। कौन चार्ज, कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज जो फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, वही है। अब चार्ज बेटा कैसे फ्लो करता है? कौन ले जाता है चार्ज को? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, वो मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा है ना। एक सेकंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है? 4.8 कूलम। इसीलिए तो करंट 4.8 एम्पियर है। करंट की डायरेक्ट, करंट की डेफिनेशन ही यही है। क्या है डेफिनेशन? कि एक सेकंड में चार्ज जो फ्लो किया है, तो एक सेकंड में चार्ज फ्लो किया है 4.8 कूलम। ठीक है, करंट, अरे इसको एक सेकंड रख दो, टाइम को एक सेकंड रख दो, तो क्यू की वैल्यू 4.8 कूलम आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू आ रही है 4.8 कूलम। ठीक है, अब ये चार्ज कौन लेके घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने माना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस चार्ज को लेके जा रहे हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? n टाइम्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई सीधी सी बात है, अगर हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, मतलब हमने माना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मूव किया। अब टोटल चार्ज इतना मूव कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस चार्ज को ले जा रहे हैं मूव करके, है ना। तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर होगा टोटल चार्ज जो एक सेकंड में मूव किया है, राइट। अच्छा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये गया 3 बार, ठीक है ना। तो 3 इंटू 10⁻19 आ जाएगा, क्योंकि ये -19 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यस, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। चार्ज को लेके कौन जा रहा है बेटा? चार्ज को लेके जा रहे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने माना n इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, ठीक है। चलो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है भाई। जो इंपॉर्टेंट है सवाल पेपर में आने लायक, अच्छे नॉर्मल सवाल तो ठीक है आ जाएंगे तो कर लोगे सभी, लेकिन जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए सभी लोगों को। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट। एक पॉइंट है बेटा 118 वोल्ट का, और दूसरा पॉइंट है मान लो यहाँ पे 128 वोल्ट का, ठीक है। एक कूलम है, चार्ज है बेटा 2 कूलम, उसको हमने यहां से यहां मूव करवाया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क जो होता है ना बेटा, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस मूव करवा रहे हो। वही तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है बेटा? वही तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है भाई? वही तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप कितना वर्क कर रहे हो चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो चार्ज जो है वो 2 कूलम है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 128 माइनस 118 है, यानी कि 10 इंटू 2 20 जूल आ जाएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्या बेटा? ए ऑप्शन। क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फंडे है बेटा, ये याद होनी चाहिए। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हीटिंग इफेक्ट पूछा जा सकता है बेटा। क्या कहा है? 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसमें कुछ करंट जा रही होगी, लेट से आई। तो एक सेकंड में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकंड में हीट कितनी प्रोड्यूस होती है बेटा? किसी टाइम टी में हीट प्रोड्यूस होती है I² RT। एक सेकंड में हीट प्रोड्यूस, तो बेटा I² R एक बराबर दे रखी है 100 जूल। अब बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा? इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? चलो बताओ 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 बताओ।
बताओ बताओ तो आर की वैल्यू क्या है बेटा, 4 दे रखी है। बताओ 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 पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। अच्छा तो यहां से बेटा आर की वैल्यू में 4 रखता हूं तो आई स्क्वायर आर, आर की वैल्यू 4 रखी बराबर आ गया 100 के, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट हो गया 25 बार, तो आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें 5 एम्पियर करंट जा रही है, 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो V बराबर आई आर से हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 यानी कि 20 वोल्ट। सिंपल है। डायरेक्ट V स्क्वायर बाई आर से भी कर सकते थे, डायरेक्ट V स्क्वायर बाई आर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बेटा। अरे V स्क्वायर बाई आर से भी डायरेक्ट कर सकते थे, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता 100 के बराबर, तो 400 आ जाता, उसका रूट करते तो 20 वोल्ट वहां से भी आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू अ 5 ओम रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 10 वोल्ट। ये तो बहुत ही आसान है। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। V कितना है 10, R कितना है 5। ये तो फर्जी सवाल है बेटा, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सर्कुलर कंडक्टर इज मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस। उसका वो दे रखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पक्का आने के चांसेस है सवाल के, ये सबके पास में होना चाहिए। इस जब क्लास की हम स्लाइड डालेंगे आप लोगों को, ठीक है ना, सुन लो ध्यान से, जब क्लास की स्लाइड डालेंगे ना हम लोग टेलीग्राम पे, तो वहां से स्लाइड लेना, जिन क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है नोटबुक में उतार लेना। पेपर के टाइम में क्या होगा बेटा, पेपर के टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्विकली गो थ्रू कर लोगे आप लोग, राइट। चलो अब एक सर्कुलर कंडक्टर है, मतलब एक सर्कुलर वायर है, आप ऐसा समझ लो उसको। यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म मटेरियल की वायर है, मतलब कि ऐसी नहीं कि वायर कहीं से मोटी कहीं से पतली, यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस है, 2 × 10⁻³ ओम। डायमीटर दे रखा है सर्कुलर कंडक्टर का 2 मीटर। रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर पूछा गया है। चलो बताओ 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 बताओ, अरे बताओ जरा, रेजिस्टेंस कितना होगा एंड ऑफ द डायमीटर। सुनो ध्यान से बेटा, देखो ऐसा सर्कुलर कंडक्टर है ये, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर का है, मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो दूरी है दैट इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, ठीक है। जो अपना 1 मीटर में रेजिस्टेंस है वो है 2 × 10⁻³ मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है ये, कितना है 2 × 10⁻³ ओम इंटू ओम अपॉन मीटर, ठीक है। यूनिट लेंथ में इतना रेजिस्टेंस है। अपने वायर की लेंथ कितनी है, 2πr होगी। अरे भाई अपने वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, 2πr होगी। अगर डायमीटर 2 मीटर दे रखा है तो रेडियस 1 मीटर होगी, तो 2π × 1 मीटर अपनी क्या आ गई बेटा, यह आ गई अपनी लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस है, 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई तो करना है, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझसे पूछा गया है कि ना जो लेंथ थी उसके 2 बराबर भाग कर दिए, 2 बराबर टुकड़े कर दिए, मतलब 2 बराबर भाग किए, 2 बराबर टुकड़े किए, तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर आपने वायर की लेंथ आधी कर दी है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, तो जो भी रेजिस्टेंस टोटल आ रहा है उसका आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं R मान रहा हूं तो यहां R/2 रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये भी R/2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, मतलब ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R/2 है और ये वाली वायर का भी रेजिस्टेंस R/2 है, इसको मैंने R माना है, राइट। अब ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए, ध्यान से देखो, ये ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है नीचे वाले का जो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/r + 2/r, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/4, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/4, यही आएगा बेटा, यही आएगा। R की वैल्यू ये रही 2π × 2 × 10⁻³। इसमें 4 का भाग अगर मैं दूंगा, 4 का भाग अगर मैं दूंगा तो आ जाएगा π × 10⁻³, तो ऑप्शन ए करेक्ट है,
अच्छा सवाल है और आ सकता है पेपर में, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले हमने देखो क्या क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल लेंथ देख के, फिर हमने देखा कि यार इसके दो बराबर भाग करें तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया होगा, लेंथ आधी कर दिया आपने, है ना। अब दो रेजिस्टेंस जो है वो आधी आधी R/2 के पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट निकाल दो भाई, खत्म बात। ठीक, क्लियर है। तो आ सकता है पेपर में, अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल आएंगे पेपर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 6 ओम रजिस्टर्स। करंट पूछी हुई है, हर किसी में कितनी जाएगी। देखो बेटा ऐसे बोला गया है कि 4 है, 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 6 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा कहानी है 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 4 ऐसे प्यारे प्यारे रेजिस्टेंस है और उनको लगाया गया एक 24 वोल्ट की बैटरी से। किससे लगा दिया गया बेटा? 24 वोल्ट की बैटरी से। दिस इज 24 वोल्ट, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, राइट। आपको पूछा है सब में करंट सेम होगी क्या? पहली बात तो हाँ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। जब रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो करंट सेम जाती है बेटा उनमें पैरेलल में, राइट। पोटेंशियल भी सेम होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 24, इसके अक्रॉस भी 24, इसके अक्रॉस भी 24, इसके अक्रॉस भी 24। करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? करंट होती है V/R। अब इस रेजिस्टेंस का क्रॉस 24 है तो 24/6 कर दो, 4 एम्पियर करंट इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। टोटल करंट कितनी निकलेगी? 16 एम्पियर, क्योंकि 4 इसमें जा रही, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो टोटल यहां से घुसी कितनी होगी? 16, वही 4 भाग में बटी है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है क्या बेटा सभी लोगों को? चलिए तो मैग्नेटिज्म में घुस लेते हैं थोड़ा सा। आपको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है जल्दी बताओ बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो सवाल आएंगे मोस्टली दे विल बी थ्योरी क्वेश्चंस, मोस्टली दे विल बी थ्योरी क्वेश्चंस, राइट। चलो यस, फटाफट फटाफट। डी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। कोई भी लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो सभी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए थ्योरी है बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं है, थ्योरी है थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, उस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे, क्या बेटा वो कैसे डिस्क्राइब हो सकता है? 4 ऑप्शन है अगेन। दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस, डोंट वरी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेशन को लाइक करते हुए चले आप लोग, जो भी बच्चे क्लास में, अगर आपका फायदा हो रहा है इस क्लास से तो जरूर लाइक जरूर करें बेटा। आपको बोला गया फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। हाँ भाई ऐसा ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डी ऑप्शन बेटा। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है अपना, इसमें मोस्टली आपको एमसीक्यूज जो मिलेंगे वो थ्योरी ही मिलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं अपन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। बेटा मैग्नेटिक, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को, बाद में न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जैसे ये मान लो वायर है, इसमें करंट जा रही है आई, तो ना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सुन लो, जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू वायर, लिख दे रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बेटा? जो वायर है ना इसके कारण। वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, और जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो दूरी पे डिपेंड करता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी अगर वायर से बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, करंट अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो करंट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी नहीं है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक, चलिए अब देखो यहां से ऐसे न्यूमेरिकल बनेंगे, उसी एग्जांपल जो अभी थ्योरी पढ़ाई है ना
उसी के बेस पे अब लोगों को ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, वो याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला। मतलब एक वायर है, इसमें करंट I है और इससे दूरी है r, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बताया गया है 0.4 टेस्ला, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड r दूरी पे। तो बोला गया है कि 2r डिस्टेंस पे कितना होगा। बेटा सेम वायर से, अब करंट तो चेंज नहीं करी, सिर्फ दूरी चेंज करी, करंट कांस्टेंट है। मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को पता है ना, बी से दिखाते हैं अपन लोग, बी से। किससे दिखाते हैं? बी से। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है आई के और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, अब हमें पता है कि यार आई तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होगा r2 बाई r1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। b1 पता है मुझे कितना है 0.4 टेस्ला, b2 मुझे निकालना है, r2 की वैल्यू है 2r, r1 की वैल्यू थी r, कैंसल आउट कर दो तो b2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 टेस्ला। देखो दूरी आपने डबल करी, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी आपने डबल करी, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया। अभी बताया था, ऐसा आ सकता है बेटा सवाल, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है कि दूरी के साथ में और करंट के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है। ए आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी। चलो ऐसा सवाल आपके सैंपल पेपर में भी दिया होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल है। बस अच्छी बात यह है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव के ऑपोजिट होती है। टेस्ला बेटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे एक्चुअल में, निकोला टेस्ला, और आप अगर 12वीं क्लास में आओगे तो मैग्नेटिज्म पूरी ब्रांच है ना, दैट इज व्हाट एक्साइट्स, है ना। जो नाम आप सुनते हो, इलोन मस्क का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, इलोन मस्क सुना है ना। टेस्ला उनकी एक गाड़ी का ब्रांड बनाया उन्होंने, है ना, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, सर निकोला टेस्ला। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। अल्टरनेटिंग करंट जो है बेसिकली उसकी एक तरह से बोल सकते हो कि नींव रखी थी उन्होंने। और ये सारी की सारी चीजें आप लोग क्या करोगे बेटा, आगे 12वीं क्लास में आके पढ़ोगे, 12वीं क्लास में, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ोगे, पूरी ब्रांच है, पूरी किताब है, उसके बहुत सारे चैप्टर हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर है। यहाँ पे आप लोग टेस्ला 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 करते रहोगे, ठीक है। क्लियर है? चलो एनीवेज अभी इसी पे आ जाते हैं ना, टेस्ला भैया को 12वीं में देखेंगे। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया वेस्ट में और डिफ्लेक्ट होता है नॉर्थ में। मैग्नेटिक फील्ड बताना। देखो बेटा सुन लो जरा ध्यान से, अगर एमसीक्यू आता है तो इसका एक फंडा, इसकी एक ट्रिक है, और वो बच्चों को पता नहीं है, ठीक है, मुझे पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, बट हाँ इसकी एक ट्रिक है। वैसे तो आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो इसको, ठीक है। ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, बीच वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में होती है, तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर सेट करो। लेकिन ये क्या है, बच्चों से हो नहीं पाता, बट हाँ पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने इस डायरेक्शन में ये किया, उस डायरेक्शन में ये किया, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई, जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, आप ध्यान से सुन लो। वो ट्रिक क्या है? कुछ नहीं करना, सीधा हाथ। फ्लेमिंग उल्टा हाथ यूज कर रहा था, हम ट्रिक लगा रहे हैं तो हम उल्टा सीधा हाथ यूज करेंगे हम, तो ट्रिक, क्योंकि तभी तो ट्रिक है। अच्छा सीधा हाथ यूज करना। अभी सुन लो ध्यान से, पहले अपनी डायरेक्शन डिफाइन कर लो। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने मान लिया मेरे सामने नॉर्थ है। अगर मेरे सामने नॉर्थ है तो मतलब मेरे पीछे साउथ होगी, और नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में क्या होता है? ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल है वेस्ट में जा रहा है और नॉर्थ में डिफ्लेक्ट होता है। सुन लो ध्यान से, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, वेस्ट में जा रहा है और वो नॉर्थ में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर है? आपको पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो पहले तो आप FBI करके देख लो। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है मतलब करंट इसी डायरेक्शन में, अरे इसी डायरेक्शन में ना करंट, FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो पहले करंट की डायरेक्शन में आपने ऐसे कर दिया, ये बीच वाली उंगली कर दी, ठीक है। फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, डिफ्लेक्शन कहां है? राइट की तरफ आ रहा है, नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ऊपर की तरफ। कहां होना चाहिए बेटा? ऊपर की तरफ होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अपवर्ड एक करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बेटा, सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है
उस तरफ अपनी उंगलियां कर लो, ठीक है, कर ली उंगलियां। अंगूठा कहां आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, फोर्स इधर की तरफ है। अब जिस तरफ आपका हाथ घूमेगा ना कि अंगूठा फोर्स की तरफ आ रहा है, वही डायरेक्शन बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बस सिंपल, मतलब अपना हाथ चार्ज जहां जा रहा है उस डायरेक्शन में करो और घुमा दो, घुमा दो, घुमा दिया, घुमा दिया हाथ। अब सुनना ध्यान से, ये जो अंगूठा है ना फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है अपने आप। कब आ रहा है, जब आप अंगूठे को, जब आप उंगली को ऊपर घुमा रहे हो, है ना, तो अपवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सिंपल। हालांकि अगर आप लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो FBI विल वर्क करेक्टली, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक विच फिनोमिना इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल शॉक को अवॉइड करने के लिए कौन सा फिनोमिना यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फिनोमिना को, इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए कौन सा फिनोमिना यूज किया जाता है। अर्थिंग बेटा, अर्थिंग का काम यही होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ना लगे, इसलिए अर्थिंग की जाती है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो नया मैग्नेटिक पोल, मतलब नए मैग्नेट को नहीं बना पाएगा। बेसिकली ये कह रहा है कि एक मैग्नेट को अगर आप काटते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़ों में काट दोगे तो भी वो मैग्नेट ही बनती चली जाएगी, और मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होंगे। अगर आपने एक मैग्नेट ली, इधर साउथ इधर नॉर्थ, बीच में से काटा तो 2 मैग्नेट बन जाएगी, साउथ नॉर्थ वाली। इनको काटोगे तो बेटा इनमें से 4 मैग्नेट बन जाएगी, साउथ नॉर्थ वाली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे मैग्नेट नहीं बनाई जा सकती है, देख लो एक बार। बताओ 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 बताओ। कई बच्चे बोल रहे हैं बी, कई बच्चे बोल रहे हैं सी। एक लड़का कह रहा है आप कौन सी क्लास में हो श्रेया। बेटे भारी पड़ जाएगा ये मामला, देख ले, पढ़ ले, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा ये मामला, सही बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक फोल्ड। कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ। अगर आप बार मैग्नेट को 2 पार्ट में कट कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां तो 2 मैग्नेट बन नहीं जाने। टर्निंग ऑन अ करंट इन अ सोलेनोइड। सोलेनोइड में आप करंट डालते हो तो सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसमें भी 2 पोल बन जाएंगे। हाँ, स्ट्रेट वायर से मैग्नेट नहीं बनती है, लूप से और नंबर ऑफ लूप से, जो कि सोलेनोइड होता है, मैग्नेट बनाई जा सकती है, बट स्ट्रेट वायर से नहीं बनती, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी चीजों पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, पहले बताया था, अभी इस पे 2 सवाल करवा भी चुका हूं मैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड आर। कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसी ही होती है जैसी एक बार मैग्नेट के अंदर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होती है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, तो अलोंग द एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है भाई, सिंपल सा दिख रहा है मेरे को। क्लियर है, क्लियर है एकदम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी आर फिनिश्ड विद द क्वेश्चंस। ओके बेटा, सो नाउ वी आर फिनिश्ड विद द क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस ने काफी हेल्प किया है ना। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं इंपॉर्टेंट थे और काफी जल्दी, काफी क्विकली हमने कर लिए। ये जो क्लास की स्लाइड है बेटा हम लोग अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे, जो भी आपको ये पिंड कमेंट दिख रहा है इसमें टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ऐसी ही बहुत सारी क्लासेस हम लोग इस चैनल पे लाते रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखें जैसे आप बना के रखे हुए हैं, और बहुत एक्साइटिंग चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपके जस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारी मैराथन्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सारी चीजें आप लोगों के लिए चलती रहेंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। हाँ बेटा 100 नहीं थे, 100 मल्टीपल क्लासेस में होंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो कितने आंसर सही आए बच्चों के जो कर रहे